Hey everyone, welcome back to the class. So, we were doing bookkeeping and accountancy of class 11th commerce. So, हमने ये सब्जेक्ट उठाया जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरुआत कर लिया था. We were doing in first chapter introduction to bookkeeping and accountancy. जिसने भी प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा होगा ऑफ दिस सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वो जाके देख सकता है, जिसमें हमने कवर अप किया था इंट्रो पार्ट, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग और मीनिंग एंड डेफिनेशन, जिसमें ये मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, objectives of bookkeeping, importance of bookkeeping, utility of bookkeeping and difference between bookkeeping and accountancy. ओके तो यहाँ तक हमने डिफरेंस बिटवीन तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर लिया था. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी. यहाँ से अभी हमारी शुरुआत होगी इन दिस लेक्चर. जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है दे कैन गो एंड वॉच, आगे के कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए पहले के. Okay, pay attention over here. Now we will going to start from meaning and definition of accountancy. Okay. अभी ऊपर के हमने क्या पढ़े थे, बुक कीपिंग का पढ़ा था, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, फीचर, यूटिलिटी, ये सब. अभी हम अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे, दोनों अलग होता है. ओके, क्या बोल रहे हैं, बुक कीपिंग इज अ बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुककीपिंग क्या है, बुककीपिंग अकाउंटिंग का एक बस पार्ट है. ओके ओके तो मीनिंग क्या बता रहा है हमें अकाउंटेंसी का. सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, लेट्स समझो अगर आपने पूरे साल का हिसाब सिर्फ लिख लिया तो क्या आपका काम पूरा हो गया? नहीं ना. हिसाब लिखना सिर्फ पहला काम है. अब उस हिसाब को समझना, प्रॉफिट निकालना, रिपोर्ट बनाना और बिजनेस की स्थिति बताना भी जरूरी होता है. ओके, यही पूरा काम अकाउंटेंसी कहलाता है. इसी पूरे काम को अकाउंटेंसी कहते हैं. आसान भाषा में बताऊं तो अकाउंटेंसी एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, उनका समरी बनाया जाता है, प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है. उससे आसान ट्रिक में याद रखना, बुक कीपिंग इक्वल्स टू सिर्फ लिखना यानी रिकॉर्ड करना होता है बुक कीपिंग, एंड अकाउंटेंसी इक्वल्स टू लिखना प्लस समझना प्लस रिजल्ट निकालना. तो जैसे कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिकॉर्डिंग प्लस एनालिसिस प्लस रिपोर्टिंग इज इक्वल टू अकाउंटेंसी. ओके, एक बार हम बुक की नॉलेज भी पढ़ेंगे, बुक में क्या लिखा है. Bookkeeping is a part of accounting. It is a primary stage in accounting. It is the process of recording transactions in the books of accounts. Accounting is part of accountancy. Accountancy is the practice of recording, classifying, and reporting of business transactions for a business. Accounting principles are the basic norms and assumptions developed and established as the basis for accounting system. These principles are adopted by the accountants universally. Okay. तो जो मैंने समझाया वही था. एक बार लास्ट लाइन पे फोकस डालेंगे. दिस प्रिंसिपल्स आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली. पूरे यूनिवर्स में सेम अकाउंटिंग फॉलो होती है. अकाउंटेंट सेम मेथड प्रिंसिपल्स फॉलो करते, रूल्स फॉलो करते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर, दैट इज डेफिनेशन. अगेन जैसे हमने बुक कीपिंग में देखा था, डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें याद रखना, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें याद करना है, बट हमें कंसेप्ट्स को समझना ज्यादा जरूरी है. ओके, अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बाय कॉलर. ये लिख सकते हो आप डेफिनेशन अकाउंटेंसी का. ओके, अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग.
सेकेंड भी पढ़ सकते हैं, क्या है, प्रोफेसर रॉबर्ट एंड एंथनी has defined accounting as nearly every business enterprise has an accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing, and reporting in monetary terms information about the business transactions. I would say आप ये वाला लिखो, पहला वाला कोलर का, जो कोलर डेफिनेशन है वो लिखो, वन लाइन का, ये सिंपल है, ठीक से याद भी हो जाएगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर बेसिस, दैट इज मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. अकाउंटिंग सिस्टम के मेथड्स क्या क्या है? Basis of accounting. There are mainly three bases or methods of accounting in common usage, namely cash basis, accrual or mercantile basis, and third is mixed or hybrid basis. We will see one by one. बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के कितने तरीके हैं? इधर बताए 3 तरीके, कैश बेसिस, accrual, mercantile basis, mixed और hybrid basis. One by one we will see. फर्स्ट इज व्हाट इज कैश बेसिस. पहला मतलब समझेंगे फिर बुक पे जाएंगे. कैश बेसिस क्या है? कैश बेसिस में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जिसमें कैश का लेन देन हो चुका हो. मतलब पैसा आया रिकॉर्ड करेंगे बुक में, पैसा गया वो भी रिकॉर्ड करेंगे. अगर पैसा अभी नहीं मिला या नहीं दिया गया तो रिकॉर्ड नहीं होगा. समझा? पैसा ऑन द स्पॉट पैसा आ रहा है, ऑन द स्पॉट पैसा जा रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा. ऑन द स्पॉट अगर नहीं मिल रहा है, समझो बाद में मिलने वाला है या बाद में हम किसी को देने वाले या हमें मिलने वाला है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा. जो ऑन द स्पॉट हो रहा है वो रिकॉर्ड होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 5,000 की ट्यूशन फीस कमाई, लेकिन स्टूडेंट्स अगले महीने पैसा देगा, तो कैश बेसिस में अभी कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी. ओके, जब पैसे मिलेंगे तब एंट्री होंगी. इजीली हम याद रख सकते हैं, कैश आया एंट्री करेंगे, कैश गया एंट्री करेंगे. ओके, इसे मोस्टली कौन यूज करता है? इसमें डॉक्टर्स आए, लॉयर्स यूज करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फिर एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो उनके लिए इनका एग्जांपल्स दिया है. अभी बुक पे जाते हैं. बुक क्या बोलता है? कैश बेसिस. अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअल कैश रिसीव्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, जो हमने पढ़ा. इन द बेसिस रेवेन्यू इज recognized when cash is received and expenses are recognized when cash is paid. Yes. Example, any income received, any expense paid. Such a method of accounting is usually followed by professionals such as doctors, lawyers, chartered accountants, CA, and not-for-profit organization. Okay. So this was the cash basis. Simply cash basis में cash आया तो वो cash basis है. Okay, so that is your cash basis. Second is accrual or mercantile basis. इसमें क्या बोल रहे हैं? Under accrual basis of accounting, the revenue whether received or not but has been earned or accrued during the accounting period and expenses incurred whether paid or not are recorded. In other words, revenue is recognized when it is earned or accrued and expenses are recognized when these are incurred. Example, any income earned whether received or not, any expense incurred whether paid or not. क्या आप अभी ये कैश का उल्टा है. ओके, अक्रूअल मर्केंटाइल बेसिस, पैसा मिला या नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर इनकम अर्न हो गई है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, अगर एक्सपेंस हो गया है उसे भी रिकॉर्ड करेंगे. जस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने ₹10,000 का सामान बेच दिया, कस्टमर को 10,000 रुपीज का सामान भेजा. कस्टमर बोला मैं पैसा अगले महीने दूंगा, वो अगले महीने पैसा देगा, फिर भी आज की सेल्स रिकॉर्ड होगी. क्यों होगी? क्योंकि इनकम अर्न हो चुकी है. ओके, ये इनकम का आता है. मैं एक्सपेंस का बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 2,000 रुपीज, लेकिन पेमेंट अगले महीने करेंगे, फिर भी एक्सपेंस तो आज ही रिकॉर्ड होगा. ओके, इसमें एक्सपेंस आज ही रिकॉर्ड होगा. यानी अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस क्या बोलता है? ऑन द स्पॉट पैसा आया हो या ना आया हो वो रिकॉर्ड होगा. भले ही कोई हमें पैसा बाद में दे रहा है,
लेकिन हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस में ऐसा नहीं था, कैश बेसिस में ऑन द स्पॉट कैश आया हो या हमने किसी को दिया हो, वही रिकॉर्ड होता था, है ना। सो ये था अक्रूवल। आसानी से याद रखेंगे हम, काम हो गया उसकी एंट्री, पैसा बाद में आए या बाद में हम किसी को दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वो रिकॉर्ड करेंगे इन द accrual or mercantile basis. Let's move on to third, mixed or hybrid basis. It is combination of cash basis and accrual basis of accounting. Under mixed basis mixed basis of accounting, both cash basis and accrual basis are followed. Revenues and assets are generally recorded on cash basis, whereas expenses are generally taken on accrual basis. The laws in India prohibits the use of these methods. Okay. So हमें ये मेथड क्या बोल रहा है, इसमें कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ एंट्रीज कैश बेसिस से होती है और कुछ एंट्रीज अक्रूवल बेसिस से होती है, लेकिन सिंपल अकाउंटिंग में नहीं किया जाता। ओके, ये दोनों का मिक्स होता है कैश और अक्रूवल का, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता। सो ये था आपका क्या था, ये बेसिस दैट इज मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। कितने मेथड्स है, टोटल 3 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, कैश बेसिस, सेकंड अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, एंड थर्ड इज मिक्स और हाइब्रिड बेसिस, जो कि थर्ड वाला इतना यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वी आर हियर। So this one 1.6, qualitative characteristics of accounting system. Accounting means the numerical qualitative presentation of business transaction of financial nature. While recording accounting information in the books of accounts, we must observe the following qualitative characteristics of accounting system. क्या क्या है qualitative characteristics of accounting system? पहला है reliability of accounting information, relevance of accounting information, understandability of accounting information, comparability of accounting information. इसको हम एक एक करके समझेंगे क्या है ये। अगर समझो, अगर किसी बिजनेस की अकाउंटिंग गलत हो या समझ में ना आए तो क्या उसका कोई फायदा होगा? अकाउंट्स बनाने कुछ फायदा हुआ उस बिजनेस में? नहीं ना। इसलिए कुछ अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में 4 गुण होने चाहिए। वो 4 गुण हम पढ़ेंगे। क्या है वो 4? पहला है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी क्या है? Reliability is described as one of the 2 primary qualities, relevance and reliability. Okay, that makes accounting information useful for decision making. Reliable information is required to form judgments about the earning potential and financial position of a business firm. Reliability differs from item to item. Some item of information presented in an annual report may be more reliable than others. For example, information regarding plant and machinery may be less reliable than certain information about current assets because of differences in अनसर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन। क्या बोला है? रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही, करेक्ट, सच्ची, एक्यूरेट और भरोसेमंद, ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए। एक तो सही होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, करेक्ट, एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए। यानी जो भी लिखा गया है उस पर भरोसा किया जा सके। ओके, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दुकान का प्रॉफिट 2 लाख है, लेकिन रिपोर्ट में गलती से 3 लाख लिख दिया गया, तो क्या उस रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमेशा सही होनी चाहिए। एक 1 वर्ड में समझेंगे, रिलायबल इक्वल्स टू जिस पर भरोसा किया जा सके, दैट इज रिलायबिलिटी। ओके, सेकेंड है relevance of the accounting information. Relevant accounting information must be capable of making difference in a decision by helping users to form predictions about the outcomes of past, present and future events, or to confirm or correct expectations. The accounting information written by the books of accounts and financial reports must be relevant. Accounting information should not include unnecessary and irrelevant information. All the information is said to be relevant which would have changed the outcomes of the business if is disclosed. That is all useful and related
Information must find a place in the books of accounts and the information must have timelessness, dedicative and feedback value. Okay. सेकंड क्या है? रेलेवेंस. रेलेवेंस का मतलब उपयोगी, उपयोगी जानकारी. रेलेवेंस का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो सही डिसीजन लेने में मदद करे. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ओनर नई ब्रांच खोलना चाहता है तो उसे यह जानना जानना जरूरी है प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है. ओके, यही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है. अगर उसे 10 साल पुरानी इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है. ओके, तो आसान में इसको वन लाइन में कैसे समझेंगे? रेलेवेंट इक्वल्स टू काम की इंफॉर्मेशन. रेलेवेंट इज इक्वल टू जो काम है काम की इंफॉर्मेशन. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी. Understandability of the accounting information. Understandability is the quality of information that enables users to perceive its significance. The benefits of information may be increased by making it more understandable and hence useful to a wider circle of users. Thus, understandable financial accounting information present data that can be understood by users of the information and is expressed in a form and with the terminology adapted to the users large of range of रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अभी अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है आसानी से समझ में आने वाली, जो आसानी से समझ जाए. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़कर कोई भी आसानी से समझ सके. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रिपोर्ट इतनी हार्ड डिफिकल्ट हो कि उसके ओनर भी ना समझ पाए तो उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है. इसलिए भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए. ओके, जैसे इसमें वन लाइन समझिए. अंडरस्टैंडेबल इक्वल्स टू आसानी से समझ में आने वाली. अकाउंटिंग दूसरों को भी समझे क्या है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू लास्ट वन, दैट इज comparability of the accounting information. What is fourth one? Comparability of the accounting information. In making decision, the decision maker will make comparison among alternatives, which is facilitated by financial information. Comparability implies to have like things reported in a similar fashion and unlike things reported differently. Information, if comparable, will assist the decision maker to determine relative financial strength and weaknesses and prospects for the future between two or more firms or between periods in a single firm. क्या बोला है अभी ये? कंपेरेबिलिटी मतलब तुलना करना. कंपेरेबिलिटी का मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे हम 2 सालों में या 2 कंपनीज की 2 साल की या 2 कंपनीज की तुलना कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल 2025 का प्रॉफिट हमारा हुआ था 4 लाख और 2026 में हमारा हुआ 6 लाख. अब आसानी से पता चल सकता है कि बिजनेस में ग्रोथ हुआ है. ओके, तो दैट्स अ कंपेरेबिलिटी. वन लाइन में समझिए, कंपेयर इक्वल्स टू तुलना करना. ओके, तो ये था आपका, क्या था ये? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के 4 गुण. फर्स्ट, रिलायबिलिटी, relevance, understandability and comparability. Okay, we are done with this. Let's move on to further. Next, basic accounting terminologies. Okay, अभी ये क्या है? दिया over here, basic accounting terminologies. In order to have better understanding of accounting, it is necessary to know the meaning of certain basic terms used in accounting. Accounting is a versatile system which serves a large number of purposes in the modern business world. Hence, the following terminologies need to be understood. Okay, types of transactions. बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी में क्या आता है? टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. अभी ट्रांजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन ये है 2 टाइप्स. फर्स्ट इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सेकेंड इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन.
मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में पहला आता है कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड नॉन मॉनेटरी में क्या आ जाएगा, बार्टर ट्रांजैक्शन। ऑफ कोर्स मॉनेटरी यानी जिसमें पैसा आया है, पैसा आया है, और नॉन मॉनेटरी में पैसा नहीं, ये पैसा नहीं आया है। सिंपल। मॉनेटरी में पैसा है तो उसमें कैश ट्रांजैक्शन आया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आया है, और नॉन मॉनेटरी में पैसा नहीं होता है उसमें बार्टर सिस्टम आया है। तो हम इस चार्ट को इस चार्ट रिमेंबर रखना, हाँ ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो हम इसको अभी एक्सप्लेन, इस बुक में अभी एक्सप्लेन किया है, आगे हम इसको अभी समझेंगे। ट्रांजैक्शंस, exchange of goods and services between two person or parties for money or money's worth is known as transaction। yes। तो सबसे पहले समझे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, जब दो लोगों के बीच गुड्स सर्विसेज या मनी का आदान प्रदान होता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दुकान से 500 रुपए की नोटबुक खरीदी, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। ओके, कैसे हुआ ट्रांजैक्शन, आपको बुक मिली, आपने पैसा दिया शॉपकीपर को, हुआ ना ट्रांजैक्शन। ओके, अभी ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के थे, दो टाइप्स के, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। पहला हम पढ़ेंगे व्हाट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। द ट्रांजैक्शन व्हिच involves an exchange of money or monies worth directly or indirectly is called monetary transactions. Only monetary transactions are recorded in the books of accounts. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन में मनी या मनीस वर्थ शामिल हो उसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। याद रखना, अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही किए जाते हैं रिकॉर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश में सामान खरीदना, सैलरी देना, रेंट देना, इन सभी में पैसों का लेन देन हो रहा है, इसलिए ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। ओके, अभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर दो ट्रांजैक्शन आते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के दो प्रकार होते हैं, पहला है कैश ट्रांजैक्शन, सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या है, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज द कैश ट्रांजैक्शन। यस, जिस ट्रांजैक्शन में उसी समय कैश दिया या लिया जा रहा है उसे कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। ऐसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश एट 15,000, पेमेंट ऑफ सैलरी एट 5,000, यही हुआ हमारा कैश ट्रांजैक्शन। जैसे बोल सकते 1,000 देकर आपने सामान लिया, कैश दिया और सामान लिया, तो ये क्या हुआ, कैश ट्रांजैक्शन। ओके, आसान ट्रिक में क्या याद करिए, कैश दिया या लिया इक्वल्स टू कैश ट्रांजैक्शन, कैश दिया या लिया इक्वल्स टू कैश ट्रांजैक्शन। नाउ सेकेंड इज credit transactions. A credit transaction is one which cash is not paid or received immediately at the time of a transaction but is paid or received at a later date. Yes, credit transaction, जिस ट्रांजैक्शन में उसी समय कैश नहीं दिया गया है, नहीं दिया जाता बल्कि बाद में पेमेंट होती है, उससे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। सो फार सो गुड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट एट ₹20,000। अमन को गुड्स सोल्ड किया कैश में, सॉरी ऑन क्रेडिट 8,000, और मशीन सोल्ड किया अमर सिंह को ऑन क्रेडिट 20,000। दोनों क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि उन लोगों ने ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं किया, वो हमें बाद में पे करेंगे। आसान में समझेंगे तो 1 लाइन में इसको याद रखेंगे, आज सामान लिया पैसा बाद में मिलेगा, वो हुआ हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये हुआ आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें हमने दोनों क्या देखा था, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सेकेंड है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग्स अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शन। ओके, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन में पैसे का लेन देन नहीं होता उसे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं।
इसे बार्टर ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान ने 10 किलो गेहूं देकर 5 किलो का चावल लिया। यहाँ पैसे नहीं दिए गए, सिर्फ एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी मिली है, इसलिए यह नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। याद रखना, ऐसे ट्रांजैक्शन को सामान्य अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बार्टर वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओके, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, इसमें भी नंबर 1 क्या बताया? एंट्री। एंट्री, नरेशन एंड गुड्स। फर्स्ट एंट्री क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एन एंट्री। यस, एंट्री मतलब बिजनेस में होने वाले हर ट्रांजैक्शन को सही तरीके से बुक्स में लिखना एंट्री कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कैश में गुड्स खरीदा 5000 रुपीज का, इस ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखना ही एंट्री होती है। इस ट्रांजैक्शन को बुक में लिखना ही एंट्री होती है। ओके, सेकंड बोला नरेशन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एंट्री इज पास्ड इज कॉल्ड एज अ नरेशन। इट इज ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट बिलो द जर्नल एंट्री एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स विद द वर्ड बिंग और फॉर। आप लोग आगे जाके जर्नल बनाओगे, जर्नल एंट्रीज पास करोगे, जिसमें आप हर एक एंट्री के नीचे आपको एक नरेशन देना पड़ेगा। नरेशन के जनरल एंट्री के नीचे ट्रांजैक्शन का छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, उसे नरेशन कहते हैं। आमतौर पे बिंग या फॉर, BEING, बिंग, जैसे इधर बताया है, बिंग और फॉर वर्ड से वो शुरू होता है। ऐसे में एग्जाम्पल देखा था, कैश में गुड्स खरीदा 5000 रुपीज का, तो इसका नरेशन क्या होगा? बिंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। ये हुआ नरेशन। ओके, यानी कैश देकर सामान खरीदा गया है। थर्ड इज गुड्स। द टर्म गुड्स रिफर टू merchandise, commodities, articles or things in which a trader trades. These are purchased or manufactured for the purpose of sale and to earn profit. Example, their medicines are goods for the chemist, vegetables are goods for the vegetable vendors. Parts like tires, engine, gearbox, cables are produced by a vehicle manufacturer like Bajaj Auto, Hero Motors. Goods, simply आपको पता है गुड्स क्या है? बिजनेस जिस सामान के बेचने के लिए खरीदता या बनाता है उसे गुड्स कहते हैं। ऐसे वैसे मेडिकल के लिए दवाइयाँ गुड्स है, सब्जी बेचने वाले के लिए सब्जियां गुड्स है, कपड़े की दुकान के लिए कपड़े गुड्स है। ओके, तो सर अपने सबके अपने अपने शॉप्स के लिए जो वो लोग बेचते हैं वो उनके लिए गुड्स हुआ। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में था कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड नॉन मॉनेटरी में था बार्टर ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर हमने देखा एंट्री, नरेशन एंड गुड्स। नेक्स्ट कम्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। कैपिटल क्या है? एक सेकेंड, ओके यार ऑन। Okay, next comes capital and drawings. First, capital. The total amount invested into the business by the owner is called capital. Excess of assets over the liabilities is called as a capital. It's also called as capital. The equation for this is capital equals to assets minus liabilities. Capital equals to assets minus liability. क्या है कैपिटल? ओनर अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए लगाए। 2 लाख रुपए इज इक्वल टू कैपिटल। इसका एक फॉर्मूला आपके बुक में दिया है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आपके सारे एसेट्स जो है माइनस करेंगे उसके आपके लाइबिलिटीज, तो आपको मिलेगा आपका कैपिटल। वेरी सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर।
और क्या बोला, कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। यस, कैपिटल एक लायबिलिटी भी होती है, तो जब बिजनेस बंद होने को होगा तब वो वापस ओनर को पे करना है। ओके, सेकेंड इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है, the amount of cash or value of goods, assets, etc. withdrawn from the business by the owner for personal use called as drawings. Example, a proprietor pays college fees of his son or pays for his medical expense, mobile bills, etc. from the business. तो ड्राइंग्स क्या है, जब ओनर बिजनेस के पैसे या सामान को अपनी पर्सनल यूज के लिए निकालता है उससे ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने बिजनेस के पैसे से अपने बेटे की फीस भरी, स्कूल की फीस भरी, या अपना मोबाइल का बिल भरा, ये बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है, ये उस ओनर के पर्सनल एक्सपेंस है जो उसने बिजनेस के थ्रू भरे, तो ये उसकी ड्राइंग्स हुई। ओके, डेटर्स एंड नेक्स्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और डेटर्स क्रेडिटर्स क्या है, फर्स्ट डेटर्स, a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor. A debtor is a person who owes money to the business. डेटर यानी हमारे देनदार और क्रेडिटर यानी हमारे लेनदार। क्रेडिटर्स भी पढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु टू whom business has to pay for getting goods or services on credit is known as creditor. A creditor is person to whom business owes money. डेटर यानी हमारे देनदार जो हमें देने वाले हैं, और क्रेडिटर्स यानी हमारे लेनदार जो हमसे लेने वाले हैं। सिंपल में जिससे बिजनेस को पैसा लेने हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अमित को 10,000 का सामान उधार में बेचा, अब अमित को आपको पैसे देने हैं, तो अमित को कौन हुआ तुम्हारा, अमित हुआ हमारा डेटर्स। ट्रिक्स है, डेटर्स इज इक्वल टू देने हैं हमें। क्रेडिटर्स यानी लेनदार, जिसको बिजनेस को पैसे देने हैं वह क्रेडिटर होता है हमारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने रोहित से 15,000 का सामान उधार में खरीदा, अभी आपने खरीदा, बिजनेस आपने खरीदा बिजनेस के लिए अपने, अब आपको रोहित को पैसे वापस लौटाने हैं, तो रोहित क्या हुआ आपका, रोहित हुआ आपका क्रेडिटर्स, आपका क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर इज इक्वल टू देना है उसको। ओके, डेटर्स यानी हमारे देनदार जो हमें देने वाले हैं, और क्रेडिटर्स यानी हमारे लेनदार जो हमसे लेने वाले हैं। सो फार सो गुड। फिर आता है थर्ड, सी इज बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, एन इनरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम अ डेटर इज नोन एज अ बैड डेट्स। इट इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। यस, बैड डेट यानी हमारा कर्ज जो डूब गया है, जब डेटर्स पैसा वापस नहीं देता तो वह बैड डेट्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमित ने हमसे कितने 5,000 रुपए उधार लिए थे, अमित को 5,000 रुपए हमने उधार दिए थे, वो पैसा लेकर भाग गया, अभी वो भाग गया पैसा लेकर, अब पैसा वापस नहीं मिलने वाला, तो ये हो गया हमारा बैड डेट्स, हमारा बुरा कर्ज। ओके, तो तीन देखा था, डेटर, क्रेडिटर्स एंड बैड डेट्स। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, expenditure and types of expenditure. Expenditure क्या है, an amount spent by the business for any consideration conceived by business is called expenditure. बिजनेस के लिए खर्च किया गया पैसा एक्सपेंडिचर होता है। सिंपल, फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीनों देखेंगे। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ कंप्यूटर एक्सेट्रा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्च जो खर्च लंबे समय तक फायदा देते हैं हमें, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे हम मशीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना, कंप्यूटर खरीदना, वो हमें लॉन्ग टर्म में हमें फायदा देने वाले, हमारे यूज में आने वाले। जैसे याद रखेंगे हम, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इक्वल्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म बेनिफिट इक्वल्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग immediate or short
term benefit may be less than 1 year. It does not increase profit earning capacity of an organization. These are normal day-to-day operating expenses of business organization and appear on the debit side of trading account or profit and loss account. Example, rent paid, salary paid, wages paid, etc. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोला है? जो खर्च रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए होता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी आ गया, उसमें रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, जो हर महीने होगा. बोला है ना, is expected to but having immediate or short term benefit may be less than 1 year. Less than 1 year इसमें आता है. तो कैसे याद करेंगे? डेली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेली एक्सपेंस जो डेली हो रहा है, डेली एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड द लास्ट वन इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. An expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as deferred revenue expenditure. Such expenditure is written off over number of years. Such written off amount is shown on debit side of profit and loss account and unwritten amount is shown on asset side of the balance sheet. Example, heavy expenditure on advertising, heavy legal expenses. ओके, तो ये क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा समय तक हमें मिलता है उसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. जैसे बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का खर्च, बिजनेस ने अपना प्रोडक्ट अपना प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया है, उसको वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लंबे समय तक फायदा देगा, तो वो हुआ उसका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. जो लंबे समय तक हमें बेनिफिट्स दे, उसमें लीगल फीस भी आ गया. ओके, तो ये थे हमारे 3 एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई होप ये आपको समझ गया होगा. ये लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर में, दैट इज कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. क्या है? डिस्काउंट इज अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू परचेसर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. Okay. There are 2 types of discount. Trade discount. First, we will learn about trade discount. It is an allowance given on catalog price or list price of goods. This discount is allowed at the time of purchase, sale of goods. Value of goods purchased or sold recorded in is net value payable, that is after deduction of amount of trade discount allowed. If goods of ₹1,000 are sold at ₹5% trade discount, the value of good that will be recorded will be ₹950, both by the purchaser and the seller, and not 1,000. Hence, trade discount does not appears in the books of accounts separately. Yes, okay. ट्रेड डिस्काउंट क्या बोला है? गुड्स खरीदते समय सेलर द्वारा लीस्ट प्राइस पर दी गई छूट ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है. ये बुक्स में अलग से रिकॉर्ड नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, टीवी की प्राइस है 10,000 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला 10%, तो कस्टमर कितना पे करेगा? वो देगा 9,000 रुपीज. बुक्स में 9,000 ही लिखा जाएगा. ओके, तो ये हुआ आपका ट्रेड डिस्काउंट. अभी नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट. इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट. It is the concession given for encouraging prompt payment. It is given neither for the spot payment or for payment within a specific period. Cash discount is calculated after deducting trade discount. Since it is also is lost to the seller and gain to the buyer, cash discount appears in the books of accounts. कभी कैश डिस्काउंट क्या बोला है? अगर कस्टमर जल्दी पेमेंट कर देता है तो सेलर उसे जो छूट देता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं. ये बुक्स में रिकॉर्ड होती है. कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है. एग्जाम्पल, बिल आया था 10,000 रुपीज. अगर कस्टमर 5 दिन में पेमेंट कर दे तो उसे 200 की कैश डिस्काउंट मिलती है. तो कस्टमर कितना पे करेगा? 9,800 देगा. 200 उसको क्या मिला? कैश डिस्काउंट मिला. तो ये था कैश डिस्काउंट. सिंपल में समझेंगे, ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या है? खरीदते समय मिलने वाली छूट, एंड कैश डिस्काउंट इज जल्दी पेमेंट करने पर मिलने वाली छूट. ओके, तो ये हुआ हमारा कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ओके क्लास, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर ऑन कैश डिस्काउंट. और नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट देखेंगे, यहाँ से देखेंगे. ओके,
सो हम यहाँ पर अभी स्टॉप हो जाएंगे। आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो आप देख लेना, आपको प्रीवियस के कंसेप्ट भी समझ जाएंगे। Any doubt regarding anything, you can ask me in the comment section. I'll be very happy to help you out. Okay. If you like my video, just hit the like button so that I will get motivated to make more video. Okay. Okay, students. Let's wind up today. Meet you all in the next lecture. Till then, keep learning and keep growing. Bye bye. Take care.